माय चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। आज का हम लोग अपना सेक्शन देखेंगे। तो इस समय आप लोग को पता है हमारा जो सीरीज चल रहा है, यानी कि हमारा मेन टारगेट जो है वो है हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का जो आप लोगों का सीरीज है। ओके, यूपी टीजीटी पीजीटी का आप लोगों का सीरीज जो इस समय है एग्ज़ाम है, उसी मेन टारगेट हमारा एग्ज़ाम का है। जो कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम क्या है। तो एग्ज़ाम आप लोगों का नवंबर के लास्ट या दिसंबर में हो जाएगा। और साथ में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एलटी और जीआईसी की भी वैकेंसियाँ आ गई हैं। जल्द ही उसका ऑनलाइन फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो आप लोग उसको ज़रूर भरिएगा, क्योंकि आपके जो है भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है। ठीक, तो फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिएगा। अगर आप बिल्कुल अपना खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में सारी क्लासेस मिलेंगे। ओके, और क्या कहते हैं, फ्री में प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जो आपको प्रतिदिन क्वेश्चन मिलते हैं। और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के होते हैं, इसलिए मैंने इसको शिल्पी सीरीज़ के नाम से इस सीरीज़ को मैंने चलाया है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो मैं सेल्फ से बनाती हूँ, यानी खुद से बनाती हूँ। सारे आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का हम लोग अपना सीरीज़ शुरू करें, उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, तो उससे पहले आप लोग चैनल को शेयर करिएगा। आप लोगों से ये वाली रिक्वेस्ट तो सबसे ज़्यादा है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। आज का जो हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे, शिल्पी सीरीज शुरू करेंगे, तो उसमें आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लिया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं, और सारे क्वेश्चनों को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने बताऊंगी, ताकि एक क्वेश्चन से जो है लगभग आप लोगों के कई टॉपिक क्लियर हो जाएं। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। ओके, चलिए आज का हम लोग अपना सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग को बताना है। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या बताना है कि पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। जो हमारी अगर भारतीय परिवार की हम लोग बात कर लेते हैं, जो उसका एक पारंपरिक जो हमारे भारत के परिवार की विशेषता रही है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसकी क्या विशेषता रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली है या पितृ सत्यात्मक है, ये सत्य रहेगा। ओके, पितृ सत्यात्मक परिवार रहेगा। एक सेकंड, सत्या ये गलत हो गया है थोड़ा से टाइपिंग में। तो जो है पितृ सत्यात्मक परिवार दूसरा ऑप्शन आप रहेगा। तीसरा रहेगा संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को पता है कि हमारे भारत में कैसे परिवार चलते हैं, तो आप लोगों को पता है कि कैसा, तो वो संयुक्त परिवार भी होता है। ओके, संयुक्त परिवार भी होता है। और पितृ सत्यात्मक, यानी पितृ सत्यात्मक का मतलब हो गया कि यहाँ के परिवार में जो पिता होता है वही मुखिया होता है। क्या होता है, यहाँ के परिवार के पिता ही मुखिया होते हैं, उसे ही पितृ सत्यात्मक कहते हैं। और जिस परिवार में माता मुखिया होती है, उसे मातृ सत्यात्मक परिवार कहते हैं। अब बात आती है कि संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता। तो बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे परिवार की फैमिली मतलब परिवार बड़े होते हैं, कई लोग होते हैं, तो वो बच्चों को एक आदर्श, एक अच्छे संस्कार देते हैं। तो वहाँ पे आदर्शों और संस्कारों की प्राथमिकता होती है। बड़ों का इज्जत करना, ठीक, बड़ों की बात मानना, ये सारे आदर्श वहाँ पे होते हैं। तो इसकी अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आप लोगों का क्या होगा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी, यानी कि हमारे पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता जो होती है वो संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, पितृ सत्यात्मक होती है, और संस्कारों एवं आदर्शों की उसमें प्राथमिकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ओके, वैसे तो अगर आप हम लोग देखते हैं तो आज के युग में अब क्या हो रहा है कि जो हमारे संयुक्त परिवार थे, ओके, जो संयुक्त परिवार थे, अब उनका विघटन होते जा रहा है। अब क्या होते जा रहा है, तो एकल परिवार की प्रचलन चलती जा रही है। ऐसा क्यों, तो क्योंकि अब रोजगार बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, लोगों को गांव से बाहर निकल के बाहर कमाने के लिए जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि एकल परिवार का विस्तार होते जा रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आप लोग के स्क्रीन पे आपको बताना है कि बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। बहुत बार पूछा गया है ये आपका जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका ये लिख लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पेपर में पूछा गया है। बस थोड़ा से आप लोग का जो पूछने का होता है तरीका, उसको चेंज कर देते हैं। तो बताइए कि आपके कौन सी बालक की वो कौन सी अवस्था है जिसे क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को कहा जाता है, या किशोरावस्था, या बाल्यावस्था, या प्रौढ़ावस्था। तो आप लोग बताएंगे कि मैम किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक अवस्था कहा जाता है। क्या अवस्था कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक। अब आप लोगों को बताना है कि किशोरावस्था कब से कब होता है। तो आप लोग बताएंगे किशोरावस्था जो होता है वो 12 से क्या होता है, 12 से 18 साल। आपके हल्लाक महोदय ने बताया है कितना, 12 से 18 साल, ठीक। और अगर वहीं पे हम लोग शेषवावस्था की बात कर लेते हैं कि शेषवावस्था कब से कब मानी जाती है, तो आप लोग बताएंगे शेषवावस्था को जन्म से, ठीक है, जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है, ठीक। 2 सप्ताह तक मानी जाती है, किसको, शेषवावस्था को मानी जाती है। अगर वहीं पे हम लोग बाल्यावस्था की बात कर लें, देखिए हल्लाक महोदय के अनुसार आप लोग को जनरली हल्लाक के वैसे सबका अलग अलग है, लेकिन मेन जो है हम लोग जो पढ़ते हैं वो हल्लाक के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो हल्लाक के अकॉर्डिंग ही आप लोग जान लीजिए। और बाल्यावस्था कितने साल को कहते हैं, तो बाल्यावस्था जो है 2 साल से 2 वर्ष से आपका 12 वर्ष तक क्या माना जाता है, बाल्यावस्था माना जाता है। 12 से 18 वर्ष की आयु, कहीं कहीं पे 12 से 18 या 13 से जो है 21 वर्ष भी दिया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं जो है 13 से 21 वर्ष भी किशोरावस्था दिया रहता है, लेकिन जनरली जो है इसे 12 से 18 साल माना जाता है, ओके, जो कि आपके हल्लॉक महोदय ने माना है। तो सारे एज भी पूछे जाते हैं कि शेषवावस्था कब से कब मानी जाती है, तो जन्म से 2 सप्ताह। किशोरावस्था तो आप लोग बताएंगे कि 12 से 18 वर्ष, और बाल्यावस्था 2 वर्ष से, ओके, हाँ, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 13 वर्ष तक, 12 वर्ष तक माना जाता है, ओके। तो और एक बात यहीं पे और जान लीजिए कि किशोरावस्था को और भी क्या कहा जाता है। तो आपके हल्लाक जो महोदय थे, हल्लाक थे, इन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा है, तो इन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा है, तो आप बताएंगे तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है, ओके। तूफान की अवस्था भी कहा है, तो किसने कहा है, हर्लॉक महोदय ने। आप लोग से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तनाव एवं तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, ओके। तो आप बताएंगे किशोरावस्था को कहा जाता है, ओके। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए डायफॉर्म क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डायफॉर्म से यहाँ पे क्या मतलब है। तो डायफॉर्म आप लोग बताएंगे कि ये क्या है। तो ये परिवार नियोजन का जो है, परिवार नियोजन का, ठीक है, नियोजन का एक साधन है। क्या है, तो आप लोग बताएंगे परिवार नियोजन का एक साधन है डायफॉर्म। अब आपको बताना है कि ये डायफॉर्म होता क्या है जनरली। तो एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं, यह एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाइयां हैं, यह एक प्लास्टिक का बना, चलना नहीं, यहाँ पे आपको छल्ला लिखना है, ठीक। एक प्लास्टिक का बना छल्ला है, या आपका मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग बताएंगे। राइट आंसर होगा आप लोग का 4 नंबर, या मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। तो ये क्या है, डायफॉर्म क्या है, आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डायफॉर्म क्या है। तो आप लोग को अभी यहाँ पूछा गया डायफॉर्म क्या है। तो डायफॉर्म किसका साधन है, तो परिवार नियोजन का एक साधन है। क्या है, तो आप लोग बताएंगे या जो है एक मुलायम रबड़ की टोपी नुमा एक गर्भ निरोधक साधन होता है। ये आप लोगों के सामने मैंने मेंशन भी किया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया है बिल्कुल कि ये क्या होता है। ये एक गर्भ जो है एक टोपी की तरह होता है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टोपी, रबड़ की टोपी की तरह होता है। और इसको क्या किया जाता है, जो आपका ये जो महिला के योनि के अंदर इसको फिट किया जाता है, ठीक। महिला के योनि के अंदर फिट किया जाता है इसको, कि जो उसका अंडा बन रहा है,
ठीक, उसका जो है फर्टिलाइजेशन ना होने पाए, फर्टिलाइजेशन होने से रोकता है, यानी कि उसके अंदर की जो ओवम बन रही है, वो जो स्पर्म आ रहा है उससे और उसका मिलान ना हो, तो इसके लिए इसको, इस छल्ले को क्या किया जाता है, जो महिला के योनि में इसको लगा दिया जाता है, उसके गर्भाशय की ग्रीवा में ले जाके कैप की तरह इसको पहना दिया जाता है इसको। ठीक है, इसको कैप की तरह पहना दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, इस तरह से इसको रोक दिया जाता है। तो जो अंडाशय बनता है, यानी कि जो ओम बनता है, वो यहीं तक आता है। उसका जो है जो स्पर्म होते हैं उससे इसका मिलान नहीं होता है, तो इससे क्या होती है कि गर्भ धारण की संभावना नहीं रहती, यानी गर्भ धारण करने का ये विरोध करता है। ओके, या उसके प्रवेश को बाधित कर देता है। क्या करता है, तो जो स्पर्म होते हैं वो गर्भाशय तक ना जाए, उसके प्रवेश को ये बाधित कर देता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डाईफॉर्म क्या है। मैंने आप लोग को दिखा भी दिया कि ये क्या होता है, एक रबर का प्लास्टिक का छल्ला होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे आज की सीरीज का। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो है आपका कि बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था होती। अच्छा, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बालकों को एवं अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है, यानी कि जो एवं से संबंधी, ठीक है, उनके प्रति जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। आप लोग को पता है कि जब बच्चे, सबसे ज़्यादा ये किशोरावस्था में होता है, जब किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास हार्मोन उस समय इतने ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है, चाहे वो हार्मोनल हो, चाहे वो आपका संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो। उस समय शारीरिक विकास भी एकदम चरम सीमा पर होता है। ओके, तो ये सारे लक्षण होते हैं। तो उस समय भी क्या होता है कि जो आपके गुप्तांग होते हैं उसके प्रति बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो उन जिज्ञासा को बढ़ने से रोकने के लिए, अगर इस जिज्ञासा को बढ़ने से नहीं रोका जाता तो क्या होता है, उनके अंदर अपराधी, क्या होती है, अपराधी का मूल जो है भावना उत्पन्न हो जाती है, गलत काम भी वो लोग कर लेते हैं। तो इसके उनको ज्ञान या उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी रुचि का, देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है आपका, उनकी रुचि का संगीत, कला, नृत्य आदि रचनात्मक कार्यों में लगा देना चाहिए उनको, या बाजार नहीं, यहाँ पे बाहर से यौन अंगों से संबंधित जानकारी दें, विचार विमर्श करें, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी नहीं, तो ये जो होता है उनको, क्योंकि एक माँ बाप को क्या चाहिए कि उनको उनकी रुचि के अनुसार जो संगीत है या कोई नृत्य है या कोई रचनात्मक कार्य उसमें लगा देंगे तो उनका मन उधर लगा रहेगा, ना कि उनके जो उनके शरीर में जो विकास हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके प्रति जो उनमें जिज्ञासाएं आ रही हैं उसके प्रति उनका दिमाग हट जाएगा। तो सबसे सही तरीका क्या है कि उनको किसी ना किसी कार्य में बिजी कर दिया जाए। ओके, उनके साथ एक माँ बाप विचार विमर्श तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बात जो आ रही मन में तो उसको वो लोग शांत कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग का ए होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो है वृद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं हैं। देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि हम लोग को क्या नोट डाउन करना है, तो नहीं शब्द को सबसे पहले देख लेना है। किसको देख लेना है, तो नहीं शब्द को देख लेना है, क्योंकि नहीं शब्द हम लोग प्रायः नहीं ध्यान देते और गलत आंसर दे देते हैं। तो वृद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, सॉरी वृद्धि नहीं, बुद्धि, ओके सॉरी माय मिस्टेक, बुद्धि जो है, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट जब हो रहा है तो उस समय जो है उसके विकास को क्या प्रभावित कर सकता नहीं, मतलब कौन से तत्व नहीं प्रभावित कर सकते ये बताना है। तो आप लोग वंशानुक्रम, बिल्कुल बुद्धि जो होता है, अगर एक बात हम लोग बुद्धि करें तो माइंड डेवलपमेंट की बात करें तो जो हमारा माइंड डेवलपमेंट होता है ये 80% कहाँ से डेवलप हो जाता है, तो ये 80% जन्मजात होता है। क्या होता है, 80% जन्मजात ही होता है, बाहर से कोई नहीं, यानी कि व्यक्ति का या एक शिशु का जो है ब्रेन जो है, ठीक,
तो उस समय उनका डेवलपमेंट 80% गर्भ में ही हो जाता है, लेकिन 20% जो होता है वो बाहर आके सीखता है। उसे ही क्या कहते हैं, अर्जित कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जित कहते हैं। तो 80% किसका होता है, जन्मजात होते हैं, और 20% सिर्फ क्या करता है, वो अर्जित करता है। ओके, तो इस बात से हम लोग मान सकते हैं कि क्या है कि उसका वंशानुक्रम भी उसके बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है, और धार्मिक मान्यताएं, व्यवसाय भी प्रभावित करता है, प्रजातीय भिन्नता भी उसके बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है। लेकिन आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है, धार्मिक मान्यताएं जो हैं ये नहीं प्रभावित करता है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो ये नहीं प्रभावित करता है। तो कौन सा, तो राइट आंसर आपका बी होगा। धार्मिक मान्यताएं जो होती हैं ये हमारी बुद्धि के विकास को नहीं प्रभावित करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। आपको बताना है कि जो मनुष्य है वो 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करेगा कितने से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो आप लोग को पता है 1 ग्राम से हमें कितना ऊर्जा मिलता है, तो आप बताएंगे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें किससे मिल रहा है, तो 1 ग्राम से मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 ग्राम अगर क्या हो रहा है, 1 ग्राम आपका किससे मिल रहा है, 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरी मिल रहा है। तो 10 ग्राम किससे मिलेगा, तो एक और लेंगे तो आपका 4 4 8 हो जाएगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, आधा ग्राम और ले रहे हैं, तो वो 2 ग्राम उससे हमें कैलोरी मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए 2.5 ग्राम से, तो देखिए इस ऑप्शन में आपका दिया भी गया है कि कितने ग्राम से, तो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना ग्राम ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। तो आप बताएंगे कि 2.5 ग्राम से 10 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। तो मनुष्य को 10 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे प्राप्त होगा, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम, एक सेकंड, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है, तो आप हमें क्या बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। ठीक है, बाल विवाह समाप्त करने का जो है उपाय है, तो यहाँ पे देखिए झ है, शिक्षा, यहाँ पे आपको लिखना है शिक्षा का प्रचार व प्रसार द्वारा दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा, हम अब शिक्षा के द्वारा, जो शिक्षा है, शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा भी क्या कर सकते हैं, जो है बाल विवाह को रोक सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं कि क्या क्या हानियाँ होती हैं बाल विवाह द्वारा। दहेज जो होता है, दहेज पे प्रतिबंध लगा दें। ओके, सही निर्णय लेने में उन्हें सक्षम बनाया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त। ओके, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का जो होने वाला है उपयुक्त सभी। ओके, तो जो हमारा बाल विवाह को रोकने का अधिनियम होता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो ये किस सन में आया था, तो आप बताएंगे 2006 में इसको पारित किया गया था। ये क्या करता है, बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ होता है। अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है, पारिवारिक बजट तो हम परिवार में बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनको क्या लाभ मिल रहा है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन, जनता की आय की जानकारी होती है, बिल्कुल राइट है कि जब पारिवारिक आय बनता है तो क्या होता है उस समय कि जनता के आयु की उन्हें एक जानकारी हो जाती है, जनता के कर देने की क्षमता की भी जानकारी होती है कि उनका आय कितना है, वे कितना कर रहे हैं, तो उनसे कर लेने की भी क्षमता की जानकारी हो जाती है। उसके बाद सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में भी जानकारी होती है, बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। ओके, आगे देखते हैं सामुदायिक क्या है। अब ये सामुदायिक क्या है, आप बताइए कि सामुदायिक क्या है। तो सामुदायिक जो होता है, ये जब विवाह के समय जो स्त्री को उपहार दिया जाता है। ओके, जब विवाह होता है
तो उस समय जो स्त्री को उपहार दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? सौदाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सौदाइक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो स्त्री धन जो होता है वो क्या होता है? सौदाइक होता है, सौदाइक कहलाता है। यानी कि विवाह के समय जब स्त्री को जो उपहार में दी जाता है, ठीक है, दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सौदाइक कहते हैं। खास करके ये किस में किया जाता है? तो ये इस्लाम धर्म में किया जाता है, ठीक है। उस समय आप लोग को पता होगा कि इस्लाम धर्म में क्या होता है, तो लड़कियों को जो है मेहराब की रस्म दी जाती है। ओके, जो एक मेहराब की रस्म दी जाती है, उनको एक पैसा दे दिया जाता है, या ज़मीन हो गया, या कुछ तोला सोना दे दिया गया, तो जो वो धन दिया जाता है वो क्या होता है? सौदाइक होता है। ये इस्लाम धर्म में होता है, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुपोषण, इसको मैं नहीं, में। ओके, कुपोषण यहाँ पे आपको भरना है। गहरा संबंध है किससे? कुपोषण का किससे गहरा संबंध है? चिंता से, या आपका प्रसन्नता से, या कंठस्थता से, या सुंदरता से। तो अगर हम कुपोषण की बात करते हैं तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? तो आप बताएंगे चिंता होता है। चिंता क्यों होती है? चिंता के जो है, चिंता से व्यक्ति में क्या होता है? दिनचर्या उसकी बिगड़ जाती है, वो खाना सही से नहीं ले पाता है, उसको मानसिक जो है एक चिंता बनी रहती है, तो उस समय उसके वजन भी घटने लगते हैं। और एक कहावत भी कही गई है कि चिंता चिता के समान होती है। क्या होती है? चिंता चिता के समान होती है। और चिंता वह दीमक होता है जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खाया जाता है, खत्म कर देता है, और क्या कहते हैं, वो किसी काम का नहीं रह जाता। तो चिंता, हमारे कुपोषण का संबंध किससे हो गया? तो आप लोग बताएंगे कि चिंता से हो गया। ओके, चलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ए आपका राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो आपका है यहाँ पे डैश है, आपको बताना है। ओके, तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। वो कौन से रोग हैं जिसमें रिकेट्स के साथ साथ कैल्शियम की जिसमें अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, वह कौन सी रोग है? आपको बताना है। स्कर्बी है, ज्वार है, वेरी है, या ऑस्टोमलेशिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्टोमलेशिया क्या होता है? ये हड्डी से संबंधित रोग होता है। ये किस अवस्था में होता है? तो आप बताएंगे कि ये वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था में कैल्शियम के कारण क्या होता है? हड्डियों में इस तरह से छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उसे ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। ठीक, तो ये वृद्धों में होने वाला क्या है? वृद्धों में या प्रौढ़ों में होने वाला, ठीक है, प्रौढ़ों में होने वाला ये क्या होता है? हाँ, प्रौढ़ों में इसको जो है आप लिख सकते हैं, इसे प्रौढ़ों में होने वाली रोग कहा जा सकता है, या वृद्धा, खास करके इसको वृद्धा नहीं, सॉरी, ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोप्रोसिस जो होता है वो वृद्धावस्था का होता है। सॉरी, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा से। तो ऑस्टोप्रोसिस जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो वृद्धों में होने वाला है। तो ऑस्टोमलेशिया प्रौढ़ों में होने वाला है। और रिकेट्स जो है ये किस में? तो ये आपका बच्चों में होने वाला रोग है। ये किसके कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो ऑस्टोमलेशिया प्लस आपका किसमें जो है, ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। और ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, और ऑस्टोपोरोसिस जो होता है ये वृद्धों में होने वाले रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष नहीं है। देखिए, नहीं शब्द है तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? नहीं, गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, धीरे धीरे बोलना। तो देखिए आपका गलत उच्चारण भी क्या है? जैसे अभी मेरे से हो गया, तो गलत उच्चारण भी क्या है? तो भाषा दोष नहीं है हमें, बट जो है कभी कभी बात करते हुए या ज़्यादा बोलते हुए हो जाती है मिस्टेक, बाय मिस्टेक। ओके, उसके बाद अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना या धीरे धीरे बोलना। तो आपका जो भाषा संबंधी दोष है वो गलत बोलना भी है, अस्पष्ट बोलना भी है, हकलाना भी है। जब हकलाने का मतलब होता है जब व्यक्ति कोई शब्द बोलता है तो उस समय थोड़ा से उसके आवाज़ जो है रुक रुक के वो बोलता है, रुक रुक के बोलता है, तो वो जो
ऐसे करके किसी बात को निकालता है या थोड़ी देर रुक कर बोलता है, वो हकलाना होता है। ठीक, तो ये सारे जो है आपके क्या है, भाषा संबंधी दोष है। लेकिन धीरे धीरे बोलना भाषा दोष नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत स्लो आवाज़ में बात करते हैं, बिल्कुल धीरे से आराम से बोलते हैं, तो वो कोई भाषा दोष नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी आपका राइट आंसर, फोन नंबर आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए, बालक के संवेग की विशेषता नहीं है। देखिए फिर से यहाँ पे नहीं शब्द को हम लोग नोट डाउन करेंगे कि बालक के संवेग की विशेषता नहीं है, संवेगों में उग्रता। बिल्कुल राइट है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनका जो संवेग होता है वो उग्र होता है। अगर उनको कोई खिलौना दिया जाए, एग्जाम्पल फॉर, उनको कोई खिलौना दिया गया है, उनसे छीन लीजिए, तो वो लोग क्या करते हैं, रोने लगेंगे, हाथ पैर पटकने लगेंगे, आपको नोचने लगेंगे। ठीक, तो उनका संवेग बहुत उग्र होता है। लेकिन जहाँ उसी खिलौने को फिर से उनके हाथ में दे दीजिए, तुरंत उनका शांत हो जाता है। तो संवेग में संवेगाओं में शीघ्रता, संवेग तुरंत, यानी कि तुरंत हमने क्या किया, तुरंत हमने खिलौना उनसे छीना, वो क्या हुए, उग्र हो गए, रोने लगे, मारने पीटने लगे आपको। और जहाँ खिलौना दिया, शीघ्रता से वो शांत हो गए, हंसने लगे। संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, कहने का मतलब है एक ही संवेग। जैसे कि हम लोग बच्चों को कैसे कहते हैं, मेरी मम्मा, तो बच्चे रोने लगेंगे। अच्छा नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारी मम्मा है, मेरी मम्मा नहीं, बच्चे फिर हंसने लगेंगे। लेकिन फिर उसी पे हम लोग कह रहे हैं नहीं ये मेरी मम्मा है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो ये बार बार वो चीज़ उनके अंदर प्रकट होती है। ठीक, तो ये भी जो है बालक के संवेग की विशेषता है। और अगर हम बताएं संवेगों की स्थायी प्रकृति, तो बालकों में संवेगों की स्थायी जो है प्रकृति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे संवेग में होता है। हमको कोई डांट देता है, हम लोग उससे गुस्सा कर लेंगे, एकदम आके बैठ जाएंगे, एकदम उन कैसे हिम्मत हुई उनकी, उन्होंने हमें ऐसा क्यों कहा, लोगों के सामने हमें क्यों डांटा। तो ये सारी भावनाएं होती हैं। तो स्थायीपन होता है संवेगों का, वो प्रौढ़ों में होता है, बड़ों में होता है, बालकों में नहीं होता है। बालकों का संवेग उग्र होता है, उनका संवेग जो है शीघ्र उत्पन्न होता है और बार बार उसकी जो है प्रगतिकरण होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका फोन नंबर होगा। ओके, चलिए, विकास का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे फिर से नहीं शब्द आया है, बिल्कुल नोट डाउन करिएगा। शेषवावस्था में विकास होता है। शेषवावस्था भी हमने आपको बताया कब से कब तक होती है, तो ये जन्म से जो है जो 2 सप्ताह तक होती है। और बाल्यावस्था की बात करेंगे तो बाल्यावस्था आपका 2 वर्ष से कितने तक, तो 13 वर्ष तक माना जाता है। किशोरावस्था की बात हमने की थी, तो 13 से 21 या 13 जो है 12 से 18 भी आपको लिखा मिलेगा। ओके, कहीं ओके। और वृद्धावस्था आपका 60 के बाद वाली जो अवस्थाएं होती हैं वो वृद्धावस्था होती हैं। तो विकास आपका शेषवावस्था में भी चरम सीमा जो है विकास तेजी से होता है, बाल्यावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में भी होता है। लेकिन वृद्धावस्था में आपका विकास होता है, लेकिन वो कैसा होता है, ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में हो जाती है, धीरे धीरे शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। तो ये हमारे बाल विकास की अवस्था नहीं है। तो राइट आंसर आप लोग का 4 हो जाएगा, वृद्धावस्था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। कैसा पद्धति है, वो अव्यवहारिक है या व्यवहारिक शिक्षण विधि है, सामूहिक शिक्षण विधि है, वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर तीसरा सही होगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर होगा आपका। जो है आप लोगों का जो है बी नंबर जो है राइट आंसर होगा। एक व्यवहारिक प्रसार शिक्षा कैसी पद्धति है, तो एक व्यवहारिक पद्धति है, चूँकि इसमें एक व्यवहारिक रूप से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों को ज्ञान देते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गृह सज्जा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है गृह सज्जा से, आपको बताना है। कम स्थान, ओके, क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि कम स्थान, गृह सज्जा से हमारा क्या तात्पर्य है, तो गृह सज्जा से हमारा तात्पर्य है कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। कम स्थान, अधिक खर्च, कम समय में घर को सजाना, या अधिक स्थान, कम खर्च,
अधिक समय में घर को सजाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं कि गृह सज्जा का मतलब क्या होता है कि हमारे पास चाहे जितने कम स्थान हो, कम खर्च हो, यानी बहुत कम इनकम हो और कम समय में हम अपने घर को सजा के रखें, तो वही गृह सज्जा कहलाता है या गृह सज्जा का कला कहलाता है। तो राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है? तो राइट आंसर आपका ए, आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अनुपात इससे तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध या कथन किसका है, आपको बताना है यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है आप लोग बताएंगे, तो ये कथन आप लोग का स्टेला सुंदरराज का है। किसका है? स्टेला सुंदरराज का है। इसके 3 तत्व होते हैं। क्या होता है आपका? तो बताएंगे अनुपात में 3 तत्व होते हैं। अनुपात में लंबाई, ये कला के आपके क्या हैं? तत्व हैं। ठीक, उसके बाद है अनुपात में क्या है? तो आप बताएंगे अनुपात में माप, और तीसरा तत्व जो इसका होगा अनुपात में दूरी। ओके, तो राइट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक है। ठीक, अगर आप कहीं मतलब यानी दबाव यहाँ पे क्या आ रहा है कि कला के सिद्धांत की बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं कि बल जो है, दबाव जो है उसको हम लोग कहीं एक जगह पे डाल रहे हैं, तो उसको किस लिए डालें उससे पहले हमें क्या सोचना चाहिए? दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए और कहाँ डाला जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्यों डाला जाए, यानी कि अगर हम इस पे दबाव या इसको एक केंद्र बना रहे हैं तो इसको क्यों बनाएं, क्या इसमें कारण है जिसकी वजह से बनाएं। तो इस बात को बिल्कुल सोच कर ही हमें दबाव डालना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग कितनी होनी चाहिए? कैंची की लंबाई आपको बताना है। जो हमारा कपड़ा काटने वाली कैंची होती है, ठीक है, तो उस कैंची के लिए हमारी कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, 20 से 25 सेंटीमीटर या 15 से 30 सेंटीमीटर या 25 से 30 सेंटीमीटर या 5 से 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आपका जो होगा उसकी लंबाई लगभग, जो हम लोग कैंची यूज़ करते हैं अपना जनरली कपड़ा काटने के लिए, तो उसकी लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि लंबाई रहेगी तभी हम कैंची को आराम से चला पाएंगे। ओके, तो कैंची को लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 से 25। तो राइट आंसर आपका 1। ओके, ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रोटीन के पाचन के पश्चात 2 बार हो गया, वह परिवर्तित हो जाता है। जब प्रोटीन का पाचन होता है हमारे शरीर में, तो उसके बाद उसका सर्वोत्तम रूप या वो किस फॉर्म में परिवर्तित होता है ये आपको बताना है। तो इसका देखिए यहाँ पे अमीनो अम्ल में होता है, शर्करा में होता है, या पेप्टोन में होता है, टोना नहीं, और लेक्टोज में होता है। तो राइट आंसर आपको पता है कि जो है प्रोटीन का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो अमीनो अम्ल है। ठीक है, इसमें कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। 10 आपके आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो रेनिन होता है ये क्या होता है? तो दूध में जो केसीन नामक प्रोटीन होता है, क्या होता है? केसीन नामक प्रोटीन होता है, उसका पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है, जो कि आपके अग्नाशय से निकलता है। ओके, उसके बाद और जो हम लोग भोजन लेते हैं, ठीक है, भोजन लेते हैं और उस भोजन के साथ जो प्रोटीन जाता है उस प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो जो पेप्सिन नामक प्रोटीन एंजाइम होता है, क्या होता है? तो आप बताएंगे पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है ये जो भोजन के साथ हमारे प्रोटीन जाता है उसका पाचन करता है, और इसको किस में परिवर्तित कर देता है? तो पेप्टोज में। किस में परिवर्तित करता है? पेप्टोज एवं जो है पॉलीपेप्टाइड में इसको परिवर्तित कर देता है। और इसका सर्वोत्तम रूप यानी कि ये तो अभी सिर्फ ये परिवर्तित कर रहा है आपका केसीन रेनिन नामक जो है जो एंजाइम है वो किस में परिवर्तित कर रहा है प्रोटीन को? तो केसीन में। और जो भोजन के साथ हम प्रोटीन ले रहे हैं वो पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन और जो है पॉलीपेप्टोज में परिवर्तित कर रहा है। लेकिन ये मुख्य रूप से जब ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा तब ये जाके इसका पूर्ण पाचन
हो जाता है। ठीक, पूर्ण पाचन हो जाता है तो प्रोटीन के पाचन के पश्चात उसका परिवर्तन अमीनो अम्ल में होता है। राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श रसोई घर, अब ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समझ जाइए एकदम बिल्कुल। रसोई घर की अगर हम लोग देखें तो ये बहुत बार पूछा गया, आदर्श रसोई किसे कहते हैं, आदर्श रसोई कौन सी है, तो आदर्श रसोई कौन सी है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बी आकार की जो हमारी, ठीक है, यू आकार की जो हमारी रसोई होती है वो कैसी होती है, आदर्श रसोई कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक अच्छी गृहिणी वही है, ठीक, अच्छी गृहिणी कौन है आपको बताना है। तो जो एक संतुलित बजट का निर्माण कर ले, परिवार के सभी सदस्यों के उस जो है आवश्यकताओं, ठीक, परिवार के सभी सदस्यों के आवश्यकताओं के महत्व को दे। ये थोड़ा से यहाँ पे जो है नहीं बन पाया है, आप लोग जान लीजिए। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, ठीक, ये यहाँ पे है, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे। और जो है 3 नंबर जो होगा, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता, सुंदरता का ध्यान रखिए, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि एक अच्छी गृहिणी कौन होती है, तो अच्छी गृहिणी जो एक संतुलित आपके परिवार का बजट का निर्माण कर ले, परिवार के सभी सदस्य जितने भी, चाहे वो किसी भी एज के हों, हर एज के उसकी आवश्यकताओं को महत्व दे, चाहे वो आपके कपड़े से संबंधी हो या आपके भोजन से संबंधी हो, तो हर एक आवश्यकता को जो पूरा करे। घर में स्वच्छता बनाए रहे, क्रमबद्धता रहे और घर को सुंदरता से उसको रखे, यानी कि सज्जा से रखे, वही क्या होती है, एक अच्छी गृहिणी होती है। तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, जन्म के समय बच्चे के जो ब्रेन का भाग होता है, ठीक है, वो कितने ग्राम का होता है आपको बताना है। भार लिखना था, भाग नहीं, यहाँ पे भार होता है, यानी कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है ये आपको बताना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं बहुतों बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे कितना होता है। कितना होता है, तो 350 ग्राम होता है। कितना होता है, तो 350 ग्राम होता है। अगर नवजात शिशु की बात कर लेते हैं तो ये कितना होता है नवजात शिशु का, तो वही हो गया नवजात शिशु को 350 ग्राम उसका ब्रेन जो है, उसके ब्रेन के भार होते हैं। ओके, तो ये आज हमारे क्वेश्चन जो है सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारा सीरीज आज का कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले नेक्स्ट सीरीज में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, नए क्वेश्चनों के साथ जो कि आपके पेपर में आए हुए होते हैं और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।